प्रधानमंत्री अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो भी गुलामी की छाया की बात करते हैं। वो छाया नहीं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब भी करते हैं विकास के जोड़ के। ऐसे नहीं करते कि अच्छा, ये राजनीतिक गठबंधन का विरोध क्यों कर रही है भाजपा? विरोध क्यों करेगी? जिस मुद्दे को लेकर के 2014 में आए थे उस मुद्दे में से एक भी मुद्दा बता दे जिसको इन्होंने पूरा बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार के द्वारा किए गए जो वादे थे वादा खिलाफी है। और हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तो आप इंडिया गठबंधन में है, सपा के आपके दोनों मुद्दे एक हैं। नहीं, अभी देखिए ये तो ऊपर की बात है, धरातल पर आने दीजिए। अभी हम कांग्रेस के मुद्दों को लेकर चलिए। नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो के खास कार्यक्रम आपका सांसद कौन में आपका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद लोकसभा के 12 विधानसभा में हैं, 12 विधानसभा के जयकला देवी इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई पार्टियों के गेस्ट भी हैं, साथ में हमारे 12 विधानसभा की आवाम है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा 2024 जो होने वाला है उसमें यहाँ सांसद कौन होगा, जनता किसको सांसद चाहती है, अपने पुराने सांसद को रिपीट करेगी या किसी नए चेहरे को अपना सांसद बनाएगी, देश में चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, एनडीए और इंडिया का क्या संबंध है, साथ में भ्रष्टाचार हो या माफिया पर कार्रवाई हो या आदि आदि पर चर्चा होगी। जनता की क्या समस्या है, लोकसभा की क्या समस्या है और विधानसभा की क्या समस्या है। सबसे पहले तो मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं सुशील त्रिपाठी जी, जो किसान नेता भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं जिले के। हमारे पास समाजवादी पार्टी से हैं कृपा शंकर बिंद जी, जो आप अधिवक्ता भी हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश त्रिपाठी जी हैं, जो पदाधिकारी हैं। एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का डाइस खाली है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों से कहा गया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन वे आ नहीं सके। यदि अभी आ जाएंगे तो उनको कार्यक्रम में शामिल करवा लिया जाएगा। सबसे पहले मैं चालू करना चाहता हूं इंडिया बनाम एनडीए से। बताइए सुशील जी, इंडिया नाम देने के पीछे क्या जो है तर्क था, क्यों इंडिया नाम चॉइस किया गया? सार्वभौम रूप से इंडिया भारत का ही तो एक रूप है। भारत का नाम ही है इंडिया, बिल्कुल नाम ही है। तो इंडिया के खिलाफ कोई लड़ेगा? आखिर आप लोगों ने ये नाम क्यों जो है चॉइस किया? चूंकि इसलिए दिया कि देश के विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न विचारधारा के लोगों के द्वारा सारे लोग एक मत हुए इस मुद्दे पर कि बदलाव होना चाहिए। चलिए, इस वजह से इंडिया। बिंद जी आप बताइए, अखिलेश जी तो कह रहे थे कि जो है पीडीए हराएगा, अब इंडिया में आ गए, पीडीए का मुद्दा खत्म। पीडीए जो आप जिस पीडीए की बात कर रहे हैं वो इंडियन अलायंस जो हुआ है, जो इंडिया आप कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया दोनों एक ही नाम है। इंडिया जो बना है वो पीडीए का विस्तृत रूप आप देखेंगे, जितनी पार्टियों के नेता उसमें अलायंस किए हैं 26 पार्टियों के, आपने देखा होगा कि उस पीडीए में उस अलायंस में पीडीए के ज्यादातर नेता है। चलिए त्रिपाठी जी, भाजपा से सवाल तो बड़ा कठिन है, फंस गई भाजपा, विरोध नहीं कर पा रही इंडिया की। अच्छा आप बताइए, इंडिया एक राजनीतिक संगठन है, उसका विरोध करते करते भारतीय जनता पार्टी रियल इंडिया का विरोध करने लगी, ऐसा क्यों? इनका क्या है कि इंडिया ये अभी अंग्रेजों का और गुलामी का ये अभी माने निकल नहीं सके। अब क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कहते हैं, प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया कहते हैं, तो वो क्या है मतलब? नहीं, अच्छा तो कौन सी इंडिया नहीं मानते? इंडिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी गुलामी के छाया में हूँ, मैं अभी गुलाम नहीं। तब प्रधानमंत्री अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो भी गुलामी की छाया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब भी करते हैं विकास के जोड़ के। ऐसे नहीं करते कि अच्छा, ये राजनीतिक गठबंधन का विरोध क्यों कर रही है भाजपा? विरोध क्यों करेगी? वो स्वतंत्र है, हर लोकतंत्र है, हर किसी को स्वच्छंद है। चलिए, लेकिन चूंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो एक दल बना लिए, एक इंडिया कर दिए, ठीक, कोई मतलब नहीं। चलिए मैं आवाम से भी बात कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूँ उनके पास क्या मुद्दे हैं, ये जिस मुद्दे को लेकर के 2014 में आए थे उस मुद्दे में से एक भी मुद्दा बता दे जिसको इन्होंने पूरा किया हो। 2 करोड़ नौकरी की बात मैं मुद्दों पर हो गया जी, मैं 10 सालों में 20 करोड़ मुद्दों पर नौकरी होती है। आप पूछे, इनसे पूछे, मैं मुद्दों पर बात करता हूँ। आवाम बैठी है, मैं आवाम से बात कर लेता हूँ, मैं आवाम से भी बात कर लेता हूँ। ये बोल रहे हैं किस मुद्दे पे? मुद्दों पर मैं आता हूँ। मुद्दे पे आइए। ये कहते थे कि
मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बस मैंने धर्म मंदिर ही मुद्दा नहीं है, हटाया, मंदिर ही मुद्दा नहीं है। 3 मैं तलाक हटाया। मैं बात करना चाहता हूँ, एक मिनट। वरिष्ठ पत्रकार आनंद श्रीवास्तव जी, सर बैठे रहिए। सर आप बताइए कि ये जो इंडिया और एनडीए बना है, एक पत्रकार के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? भाई देखिए, ये जो इंडिया का नाम ले रहे हैं, ये एक इंडिया साथ में लिखा जाता है और इनके इंडिया में डॉट है। हाँ, उसका फुल फॉर्म है ना, उसका फुल फॉर्म तब भी है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इम्पल्सिव अलायंस। के प्रत्याशी से या भाजपा के प्रत्याशी से या कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछूं वो इंडिया I.N.D का फुल फॉर्म क्या है तो नहीं बता पाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? पूछ लेते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। आप क्या जानते हैं इंडिया के बारे में? ये गलत बात है। अगर इंडिया गठबंधन बना है तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। उनको नहीं पता होगा इसलिए जो है। हाँ, अभी तक तो आप इसका वो बताइए सर, बोलूँ आप। ये सबसे बड़ी बात ये है हाँ, कि इन्होंने जो भी अलायंस बनाया, ना मैं भाजपा कहूँ, ना सपा कहूँ, ना कांग्रेस। हाँ, इस अलायंस का क्या इम्पैक्ट होगा? टेक्निकली देखें हाँ, तो इस पूरे अलायंस को, हाँ, इसका परसेप्शन जनता कैसे लेती है, यह सबसे महत्वपूर्ण। कैसा ले रही है? आप तो है ना फील्ड में। समय मैं एक महीने से प्रयागराज के संसदीय क्षेत्र में सर्वे कर रहा हूँ। जैसा कि मनोज जी आपको मालूम है कि मैं चाणक्य सर्वे के लिए काम करता हूँ। मैं तो क्या आ एक रहा है? महीने सर्वे कर रहा हूँ और पब्लिक से पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है एक पब्लिक भी इस इंडिया को सुनते ही एक अनजान सा महसूस करती है और उसका जो अरे जब उसको एनडीए पूछते हैं तो कैसा महसूस और करते हैं? एनडीए जब आता है जो सामने, हाँ, तो एक बड़ा चेहरा मोदी का है, तो वो उसको वो तो पहचानने बीजेपी के रूप में पहचानती है मोदी को कि एनडीए के रूप में पहचानती है? देखिए- चलिए, बहरहाल आज हमारे यहाँ इसीलिए आरोप लगता है गोदी मीडिया का। आप बताइए भैया, एनडीए और इंडिया क्या है? आपको क्या लगता है कि इंडिया सफल होगा या एनडीए सफल होगा? एनडीए सफल होगा। क्यों जो है इंडिया का विरोध कर रही है एनडीए? इंडिया का विरोध जी, राजनीतिक अलायंस इंडिया का विरोध एनडीए कर रही है कि नहीं कर रही है? इसमें इंडिया में सारे भ्रष्टाचारी परिवारवादी अच्छा, पार्टियां शामिल। यानी जब भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाए तो वो खत्म, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, ऐसा है ना? फिर अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं थे क्या? बहरहाल चलिए, आप बताइए कि इस समय जो देश का माहौल चल रहा है, इंडिया वर्सेज एनडीए, आखिर जो है लगता नहीं कि जो है विपक्ष ने इंडिया नाम रख के जो है बाजी मान ली है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज मैं 80% लोगों को, गरीब लोगों को, हमारी सरकार जो है वो गरीबों को भोजन करा रही है। मैं गरीबों को मकान दे रहा हूँ। मैं दवाई के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के रूप में दे रहा हूँ। हर क्षेत्र में मैंने सड़कें बनवाया, पुल बनवाया। आज हमारा, मैं इस पर आऊंगा। जी, आज मेरा भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने के कगार पर है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये इंडिया नाम इसलिए रख लिया है कि जिससे इंडिया का हम विरोध न कर सके, लेकिन इनका इंडिया इंडिया नहीं है। इनका इंडिया ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं और जिनके ऊपर तमाम मुकदमे लगे हैं, ये सब अपनी जान बचाने के लिए कि शायद हमारे मक्खी बैठ जाए, नहीं बैठने वाली है। बताइए, इन्होंने जिस परिवारवाद की बात किया, मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन जाता है? पीयूष गोयल अमिताभ ठाकुर नेता का बेटा है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह लखनऊ के विधानसभा से विधायक बन जाता है। क्या वो परिवारवाद नहीं है? समाजवादी पार्टी जब जनता के मुद्दे को उठाने का काम करती है तो ये परिवारवाद की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के लोग अधिकार देने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी लोग मुद्दे उठाते हैं। कमलेश जी, ये बताइए, मुगलों के जमाने में मैंने सुना था कि अपने बाप और भाई को मार करके वो शासक बनता है। हाँ। उसी तरह से इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बाप को कालर पकड़ के बगल करके स्वयं अध्यक्ष बन जाते हैं। शर्म की बात, परिवार की बात करते हैं। कोई मुद्दा नहीं सर, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई लड़का अपने बाप को कैसे मारेगा? इनके पास कोई ठोस प्रमाण हो तो ये बता दे। कांग्रेस बताए। बात करते हैं कि अपराधियों का एक समूह है। बात करते हैं कि अपराधियों का एक समूह है। प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। बात करते हैं कि अपराधियों का समूह है इंडिया।
आप उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं देखते? कितने मुकदमे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर? अपने मुकदमे आप जो है अपने से साफ कर लीजिए और बाकी लोगों के ऊपर जो है अपना मैं ये जानना चाह रहा था कि इंडिया सफल होने जा रहा है। सफल है। चलिए, इंडिया सफल होने जा रहा है। भाजपा का कहना है कि इंडिया नहीं सफल हो सकता है। सर मैं अच्छा आप बताइए, इंडिया और एनडीए में देखिए, इंडिया और एनडीए, हाँ हम इस पर चर्चा करना नहीं चाहते। हम चर्चा करना चाहते हैं कि हमारा अगला सांसद कौन। वो मैं पूछूंगा, अभी मेरे मुद्दे में आएगा। अभी नेशनल मुद्दा नहीं, श्रीकांत जी, अभी नेशनल मुद्दा है। फिर मैं अभी स्थानीय धर्म के बात करना चाहता हूँ। हमारा देश संवैधानिक देश है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को संपन्न समाज, ठीक है, ठीक है, निरपेक्ष का मतलब कोई एक धर्म नहीं होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान माना जाता है। ठीक है, देश तो संविधान से ही चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई धार्मिक आक्रांता है कि देश को नहीं चला सकता। बिल्कुल। चलिए, मैं अब जानना चाहता हूँ सर, प्लीज 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 चलिए आप लोग प्लीज। हाँ देखिए, अब मैं आता हूँ नेशनल मुद्दे पर। 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? सबसे पहले शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी से। कृपा शंकर बिन जी बताइए, क्या मुद्दे होंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके सामने अब आप समाजवादी पार्टी ना बोलिए, इंडिया बोलिए ना। इंडिया गठबंधन में है। हाँ, हम लोगों के जो गठबंधन हुआ है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून की बदहाल व्यवस्था और पीडीए जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, बिजली, पानी, इनके योगी जी के साथ आप देखिए, किसान हमारे परेशान हैं। किसान हमारे परेशान। आप जमुना पार की स्थिति को देख ले। जमुना पार में पानी की ये बदहाल व्यवस्था है कि 15 दिन नहर आती है, 15 दिन के बाद चली जाती है। बात करता हूँ, रूट डाइवर्जन हो जाता है। मैं यहाँ के माननीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ। अरे अभी जाइए, सांसद की बारी आएगी। एक मिनट बैठिए हमारे। आपने कहा कि जो है भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी आपका मुद्दा होगा इस चुनाव में, हाँ। है ना? पीडीए में जिसको आप पी कहते हैं, यानी पिछड़ा कहते हैं, गैर यादव छोड़ के तो सारा पिछड़ा भाजपा में दिखाई दे रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा पिछड़ा और दलित समाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सवालों की जरूरत नहीं है। सवालों की जरूरत है। कहा हमने कहा सवालों की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभिषेक मिश्रा जी को, अभिषेक तिवारी जी को तमाम पीडीएस कर देना चाहिए था। चलिए बहरहाल, कांग्रेस बताए किन मुद्दों पर चुनाव होगा 2024? बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार के द्वारा किए गए जो वादे थे वादा खिलाफी है, और हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। तो आप इंडिया गठबंधन में है, सपा के आपके दोनों मुद्दे एक हैं। नहीं, अभी देखिए, ये तो ऊपर की बात है। धरातल पर आने दीजिए। अभी हम कांग्रेस के मुद्दों को लेकर। चलिए, मैं भाजपा प्रवक्ता से बात करता हूँ, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा? ने सुन लीजिए, क्या विकास? 2 करोड़ लोगों को हर मजबूत होंगे, अपने मजबूत करेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी के हम सदस्य हैं। पहले सुन लीजिए इनके एक सेकंड पार्टी जी, इंडिया ये जो टीम ये बनाए हैं उसमें एक दल है आप पार्टी सेना के बारे में पूछती है, उसे सबूत मांगती है। हम ये कहते हैं कि सेना से सबूत मांगना। अब आप ये समझ लीजिए, सेना अगर किसी दूसरे देश में जाकर के मार के आती है तो क्या वो उनका सुहागरात है? सेना के लिए ये सुहागरात है। और ये चीज उनका सेना के लिए सुहागरात है। सुहागरात की बात जो है, सुनिए, सबूत नहीं मांगा जाता है। जैसा देखिए, आप सत्ता पक्ष से हैं, सत्ता पक्ष से हैं, सवाल आपसे है कि बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी जितना ये दूर हुआ है 9 वर्षों में, भाई साहब, अगर आप देख लीजिए तो सरकारी आंकड़ा छोड़िए, सरकारी आंकड़ा जो हुआ, मुद्रा बैंक से हमने 14 करोड़ लोन लिया नए लोगों को स्वरोजगार के लिए। चलिए, मैं जनता से भी बात कर लेता हूँ। बताइए सदभामा जी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा 2024 का? बेरोजगारी पर होगा, महंगाई पर होगा, गैस सिलेंडर पे होगा, और जो अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है पूरे देश में, वो मुख्य मुद्दा बनेगा, क्योंकि आधी आबादी हम है ना जी। और आपने बेटी पढ़ाओ बेटी जो है बचाओ वाला जो नारा दिया था इन्होंने,
उस नारे पे कहीं खड़े नहीं उतरे। जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। आप बताइए, आप हमको बताइए कि 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो विकास के ही रहेंगे। हाँ। हर जगह पर जमुना पार में पहला मुद्दा तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था पुल का। अरे वो है मेरे पास। है तो वही तो मुद्दा। अभी आप ये बताइए, नहीं आप अभी नेशनल मुद्दे बात करिए, मैं आ रहा हूँ स्थानीय मुद्दे पर। हाँ, नेशनल मुद्दे पर तो बेरोजगारी, हाँ, जो कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर एक साल, हाँ, उस पर तो बिल्कुल फेल हो गए। हाँ, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। चलिए बेरोजगारी एक मुद्दा होगा। आप बताइए सर, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन रहा है, भाजपा कैसे जीतेगी चुनाव? नहीं जीतेगी, बेरोजगारी दूर हो रही है। अच्छा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। चलिए सर आप बताइए, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा बना रही है जनता, क्या होगा 2024 में? इसका परिणाम अच्छा होगा भाई। अच्छा होगा। अच्छा होगा। महंगाई जितनी बढ़े उतना अच्छा है। महंगाई किसान, बेरोजगारी जितना बढ़े, हाँ किसान का फायदा होता है ना। अच्छा, महंगाई बढ़ने में, महंगाई बढ़ने से खाली किसान का। चलिए आप बताइए, आपसे कि कितने लोगों को आपने डीएम बनाया? आपकी सत्ता में सरकार की कितने लोगों को आपने नौकरी दी? बताइए हमसे। मुद्दा बताइए क्या होगा 2024? हमारा मुद्दा है, हम अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मैं सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। हाँ। हमारी सरकार ने इतना विकास करवा दिया है कि उसको कहने के शब्द नहीं है मेरे पास। चलिए विकास करवा दिया है। सर आप बताइए क्या मुद्दे होंगे अब की बार? हमारे मुद्दे साफ हैं। हम तो लोग जो है अभी देखिए घर घर नल की योजनाएं हैं। जी, जी, जी। कोरोना में बड़ी विपत्ति काल में हम लोगों ने भारतवासियों के साथ हम लोग खड़े रहे। अरे मैडम बैठिए, शांत रहिए प्लीज 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 प्लीज। अरे मैडम सत्यभामा मैडम, सत्यभामा मैडम प्लीज प्लीज, सत्यभामा मैडम प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सर बताइए। हम कोरोना के काल में हमारे 140 करोड़ लोगों के साथ, गरीबों के साथ सरकार खड़ी रही, कंधे से कंधा मिलाकर। सर रोजगार और महंगाई जो लोग रोजगार और महंगाई ये मुद्दा नहीं रहेगा। महंगाई मुद्दा ऐसा है जैसे कि टमाटर है, टमाटर की बात उठाते हैं। टमाटर खाली टमाटर ही नहीं, आम पब्लिक की जो डेली लाइफ है उसमें तो भी महंगाई है। देखिए क्रम से देखा जाए तो हर सरकार में जैसे 10 साल में जो महंगाई है उससे चौथाई भी नहीं है इस समय। चलिए महंगाई नहीं है। आप बताइए भैया क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में? बताइए। अरे प्लीज देखिए, हाँ एक मुद्दों की भरमार है। एक सेकंड। अरे भाई एक मिनट। हेलो बताइए। टुडे इंडिया, दिस इज माय प्रोग्राम एंड आई एम डूइंग दिस, प्लीज डोंट रिकॉर्ड दिस बिकॉज दिस शुड बी डाइवर्टेड, सो प्लीज पुट योर दिस माइक एंड कैमरा इन योर बैग। भाई पूछा यार। अभी राइट नाउ आई एम बिजी देयर, आई एम कमिंग। भाई बताइए, आप बताइए, जल्दी बताइए। देखिए मैं सुनिए। हाँ हेलो, एक मिनट भाई, एक मिनट भैया बैठ जाइए। मना करिए, 1 मिनट। हाँ बताइए जल्दी बताइए। ये कह रहे हैं कि ये भी कोई बाहरी नहीं है, हमारे देश के लोग हैं। शांति से बहस करनी चाहिए और अपनी अपनी बात कहनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दों की भरमार है। हाँ। अगर आप देखेंगे हाँ तो मोदी जैसा नकारा प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं हुआ। हाँ, हर मुद्दे पर फेल है। चलिए मोदी हर मुद्दे पर फेल है ऐसा कहना है। 1 मिनट, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए। इंडिया 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री इस तरह कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ बैठिए, मैं आ रहा हूँ। ये गलत बात है, कार्यक्रम होने दीजिए, कार्यक्रम में डिस्टर्बेंस ना करिए। तिवारी जी आप ही के साथी है, बताइए उनको। हाँ चलिए, मैं स्टेट लेवल पर बात करता हूँ, मैं स्टेट मुद्दे पर बात करता हूँ। नेशनल मुद्दे पर लोगों ने बात किया। आप बताइए, स्टेट गवर्नमेंट कहती है उसने जो है माफिया राज खत्म कर दिया, बुलडोजर ने सबको जो है कानून व्यवस्था अपने पास कर दिया। देखिए 1 मिनट, मैं आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ, मुझे टाइम दीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सेफ्टी की व्यवस्था की है। कांग्रेस इससे कितना? 3 मुद्दों पर पूरा सुनिएगा मनोज जी, बोलिए पूरा सुनिएगा। हाँ, एक धर्म, हाँ, एक जाति और एक महिला। अच्छा, ये तीनों पर जो है हमलावर है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देख रहे हैं एक धर्म के लोगों को ऐसे ही जो है अनावश्यक रूप से वो माफिया नहीं थे क्या? नहीं,
हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने परवेज अंसारी की बात कर रहे हैं। वो कौन से माफिया थे? फोटो आ रही है उनकी, इसलिए उनको जो है उनके ऊपर मुकदमे लगे। कहाँ बुलडोजर गिर गया उनके घर पे? एक धर्म से देश नहीं चलता है, सबको मिलाकर चलिए ना। और आप एक धर्म के पीछे पड़ गए। चलिए ठीक है, एक मिनट चुप रहिए, मैं आ रहा हूँ। क्यों? हाँ, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हाँ, है ना? योगी जी महिला सुरक्षा की बात जल्दी करते हैं। बताइए। हाँ, अभी तो ये स्थिति ये है कि महिलाओं को सुरक्षा चाहिए किससे? भाजपा के नेताओं से ही नहीं। भाजपा के नेताओं से सुरक्षा चाहिए। अब आप बताइए कितनी, आप बताइए श्रीकांत जी, क्या कहते हैं कि यूपी सरकार का कहना है कि उसने माफिया खत्म कर दिया। सवाल एक विषय पे करिए कि अगला सांसद आपका कौन? आप केवल एक जगह बैठे हुए हैं, केवल इसीलिए आए हुए हैं क्या? सर आप बताइए कि यूपी सरकार कहती है कि उसने जो है माफिया खत्म कर दिया, बुलडोजर चला रही, सेफ्टी है। लोग कह रहे हैं कि अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, केवल एक कास्ट और एक जात, एक धर्म विशेष पर जो है बुलडोजर चल रहा है। ये क्या सही है? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी शासक का जो लॉ एंड ऑर्डर ये मुख्य होता है, और उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था वो दुरुस्त है। उसमें चाहे माफिया हो, भ्रष्टाचारी हो। चलिए ठीक है, बताइए माफिया को जाति देखकर, धर्म देखकर क्या कार्रवाई सही है? बिल्कुल गलत बात है। विकास दुबे ने गड़बड़ किया था तो हमने विकास दुबे को भी रास्ते से हटाया। अतीक अहमद ने गलत किया था तो उनको हटाया। कोई भी जाति से नहीं, जो गुंडाई करेगा वो भाई बाबा के सरकार नेताजी, हाँ, अतीक अहमद को हटाया कि अतीक अहमद की हत्या तो कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल। देखिए, मैंने माफियाओं का पूरी संपत्ति सीज किया, उनका सारा सिस्टम को ध्वस्त किया, और उसके बाद जो है माफिया का अंत हुआ। लेकिन कोई भी माफिया हमारे यहाँ पनपने नहीं पाएगा। पनपने नहीं पाएगा। सत्यभामा जी बताइए, यूपी सरकार कह रही महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बुलडोजर से जो है कानून व्यवस्था बहुत कायम है, कितना सहमत हैं आप? मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे पता है कि पग पग में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हाँ। महिलाएं सुरक्षित जितना इनके राज में उतना पहले कभी नहीं थी। हाँ। जितना महिलाएं बेरोजगार इनके राज में कभी नहीं थी। जितना महिलाओं के साथ इनके राज में भेदभाव हो रहा है पहले कभी नहीं था। चलिए, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है ऐसा कहना, आप बताइए कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का शासन? आप देख रहे हैं कि इनके सांसद से महिलाएं सुरक्षित रही हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद से महिलाएं सुरक्षित नहीं। आ रहा हूँ मैं आपके पास, बताइए। मैं उनसे भाई साहब से यह पूछना चाहता हूँ। हाँ, विकास दुबे अपराधी था, मैं भी मानता हूँ। हाँ। लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था? खुशी दुबे का क्या अपराध था? सर बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अपराध घर करता है, किसी की बिल्डिंग करती के व्यक्ति करता है, परिवार कि न्यायपालिका को ध्वस्त कर दे, न्यायपालिका को हटा दे। जब ये खुद ही जज हैं और खुद ही जो है न्याय करेंगे तो न्यायपालिका का क्या? हाँ, बुलडोजर गिराने से न्याय कहाँ मिलेगा? चलिए आप भी बता दीजिए, क्या यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, कहीं नहीं चल रहा है। हाँ, माफिया तो खत्म हो रहा है। अगर ये बोल रहे हैं कि अतीक को हमने अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ। क्या अगर अतीक को इन्होंने मरवा दिया तो फिर ये क्या है? जो जेल में बंद थे, अगर यही मरवा सकते हैं फिर ये जज और हाई कोर्ट बंद करा दिया। हाँ भाई, न्यायालय का क्या काम है? भाई आप बताइए, यूपी सरकार कैसा चल रही है? बिल्कुल अच्छी चल रही, कानून व्यवस्था ठीक है। क्या कहते हैं, जो भी गलत करेगा उसके साथ न्यायपालिका भी न्याय करेगी। जी, इसको छोड़। ठीक है, देखिए एक मिनट, आप लोग ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बहुत गलत है। हम बात कर रहे हैं माफिया के नाम पर ये कह रहे हैं, हाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि माफिया खत्म हो गए। हाँ। ये बताइए, अतीक अहमद हत्याकांड में एक तरह से यूपी के कानून पर तमाचा था कि सारे प्रशासन जुटे हुए थे और माफिया के आदमी आकर उनको गोली मार। चलिए मैं लोकसभा में बात कर लेता हूँ। बैठिए, एक मिनट बैठ जाइए सर। अखिलेश बैठिए, अखिलेश जी प्लीज बैठिए। देखिए कमलेश जी, हाँ बताइए। जनता का कहना है, मैं आ रहा हूँ, जनता का कहना है कि कहीं से जो है गुंडई नहीं खत्म हुई है, जात धर्म देख के जो है कार्रवाई हो रही जो है
एक गुंडों की लिस्ट उठाइए, या तो प्रदेश छोड़ दिए हैं, या ऊपर चले गए हैं, या जेल के अंदर है। चलिए जेल के अंदर है। आप कहना चाहता हूँ तिवारी जी, आप सोचिए, ये हमारा भारत देश कानून विद राज है। अगर मैं राजीव गांधी के हत्यारों को सजा मिली होगी तो संवैधानिक तरीके से कानूनी रंग से मिली होगी। और भाजपा ने क्या किया है? माफिया छोड़ के चले गए हैं। माफिया छोड़कर नहीं गए हैं, माफिया इनके पार्टी में चले गए हैं। उनको ऐसा लगता है माफिया भाजपा में चले गए हैं। आप बताइए क्या बिल्कुल माफिया कहाँ है? प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। माफियाओं को भाजपा पोषित और संरक्षित कर रही है। हाँ, माफिया कहीं नहीं गए। अच्छा, रूप बदल दिया। भाजपा पोषित और संरक्षित कर रही है, ऐसा कहना है। आप कितना सहमत हैं? नहीं, भाजपा जो है हाँ, देश के हित में सारे कार्य कर रही है। अच्छा, माफियाओं को पोषित जो है देश हित में कर रही है। माफियाओं पोषित कहाँ कर रही है? ये तो आप गलत कह रहे हैं। वो कहने से क्या होता है? चलिए, सपा का ये कहना है कि भाजपा जो है पोषित कर रही माफियाओं को। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, माफिया समाप्त हो गए, माफिया छोड़ के भाग गए हैं, माफिया छोड़ के भाग गए हैं। इनके साथ में समाजवादी पार्टी में मुसलमान थे, मुसलमान भी नहीं रह गए। चलिए, आप बताइए, आप तो युवा हैं, आप लोग क्या मुद्दे हैं इस समय? मुद्दे विकास के अहमद को मुलायम सिंह ने पाला था, मुलायम सिंह ने नेता बनाया था। अतीक अहमद को उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। मुलायम सिंह के कुत्ते से हाथ मिलवाए। अतीक अहमद का मारा जाना तो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा पुलिस सवाल कस्टडी है? में मारा गया। जेके 1000 दुश्मन अतीक अहमद को मारा गया था कानून कस्टडी में, तो कानून कस्टडी में 1000 दुश्मन है। कहाँ के ठोका दे? चलिए, कानून व्यवस्था में जब मायावती का चीर हरण किया गया था, उस समय किसकी सरकार थी? चलिए आप बताइए सर, प्रदेश में क्या चल रहा है? प्रदेश में अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, मैं लोकसभा पे आता हूँ। अरे चलिए, आप बताइए, क्या आप बहुत देर से बात करना चाह रहे थे? बताइए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? विकास भैया ने अभी हमें, मैं सुन रहा था, विकास भैया ने कहा कि रोड पे सांड घूम रहे हैं। 2 मिनट भाई, बिल्कुल बोलिए, जल्दी बोलिए, मान दिए। विकास भैया का कहना था कि सांड घूम रहा है। आए हम अपनी ग्राम पंचायत पे दिखाते हैं कि हमने 300 गाय और सांडों को संरक्षण किया। पहले सुनिए, बहुत बड़ी ये विधानसभा है। बताइए भैया, सांडों को आप जाके बूचड़ खाने में कटवा देंगे, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, वो उस पे नहीं बोलेंगे आप? चलिए, मैं धर्म पे बात करूंगा। पहले बात तो सुनिए, हमारे यहाँ 750 करोड़, पहले सुनिए, 750 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा। भैंस कहीं बाहर से नहीं आई है। जितने यहाँ के किसान हैं, चाहे समाजवादी के हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, इन्हीं सब की है, अलग से नहीं आई है। समाजवादी के लोग छोड़ लीजिए। चलिए, ठीक है, रखिए आप, मैं बात करता हूँ। 1 मिनट प्लीज, देखिए, अरे प्लीज बैठिए आप। देखिए, मैं लोकसभा पे बात करना चाहता हूँ। लोकसभा इलाहाबाद में 2019 में डॉक्टर रीता जोशी को 4,94,454 वोट मिले थे। वहीं आरपी पटेल को 3,10,179 वोट मिले थे। और कांग्रेस से, भाजपा से आए हुए योगेश शुक्ला वाले थे, जो शायद फिर भाजपा में चले गए हैं, 31,953 वोट मिले थे। 1,85,275 वोट से रीता जोशी चुनाव जीत गई थी। अब बड़ा सवाल ये है, 1,85,275 वोट का फासला कैसे पार करेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो झूठ के मुद्दे थे, जो वादे झूठे किए गए थे, कुछ नहीं पूरा हुआ। मुद्दे पर तो भाजपा के साथ है। जनता ही तो भाजपा को वोट देती है। जनता नहीं, कुछ लोग, कुछ आप मनोज जी एक तरफ से सर्वे करिए, दिल पे हाथ रखकर बताएं, क्या वास्तव में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष जो देने के बाद? आप बताइए, 1,85,000 वोट का फासला कैसे तय करेंगे? हम रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे। और 1 लाख, आप जिस वोट की बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ सांसद लगभग 3 लाख वोट से जीतेगा। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने न रोजगार दिया, न भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई की। आप सोचिए, ये अनिल अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। कमलेश जी, हंसी आती है इस बात पर। जी, ये अपना ये न इनका नीति है, न नेता है, इनका कौन पीएम बनेगा, न कुछ नहीं है। आप 1,85,000 में 1,85,000 प्लस कर लीजिए। क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है 5 विधानसभा में 3 विधानसभा पर ही अपना प्रत्याशी लड़ा पाई? जहां आप खड़े हुए हैं, अपना दल को देना पड़ा। करछना वाली सीट, अपना दल नहीं, अपना दल मेरा छोटा भाई है, सहयोगी है, उसको देना पड़ेगा।
हम अपने भाई को लेकर चलते हैं, हम अपना चलना जानते हैं। चलिए, हमारा भाई है वो भाजपा के पास अपना नेता नहीं है, भाजपा के पास नेता नहीं है, और नेताओं की लिस्ट है। मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए, कोई मुद्दा नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी चालू करना चाहता हूँ। वर्तमान में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रीता जोशी जी, उन्होंने कितना काम किया, उनके काम से कितना संतुष्ट है? उनके काम से पब्लिक को 1% संतुष्ट नहीं। आप देखिए, किसानों के साथ पूछिए, आप लोग सोचिए, आप लोग देखिए, बिजली, जब किसानों को बिजली की जरूरत है, जब पानी की जरूरत है, बिजली कट जाती है और यहाँ तक कि एक्सीएल को घेरा जाता है और एक्सीएल काम नहीं कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काम करके, और यही हमारा मुद्दा है। इसी पर जमुना पार में आदरणीय पप्पू लाल निषाद जी के नेतृत्व में जमुना पार का इलाहाबाद का सांसद बनने जा रहा है। ये बताइए, रीता जोशी के काम से कितना संतुष्ट है आप? संभव है सांसद रही है 5 साल, कुछ परसेंट काम हम कहीं सड़क वड़क बना दी हो, नहीं कहते हैं, क्योंकि सांसद हैं तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। देखिए इस पर, लेकिन जो जिस ढंग से विकास होना चाहिए था उस ढंग से नहीं हुआ है। देखिए, रीता जोशी जी के पिताजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी यहाँ से विधायक भी रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, यहाँ से विधायक रहे। कहा जाता है 12 में जो है पक्की नहर उन्होंने कटवा के बनवाया था मुख्यमंत्री रहते हुए। आप बताइए, रीता जोशी जी पर आरोप उन्होंने कुछ नहीं किया। कौन आरोप? सपा और कांग्रेस लगा रही है। आरोप नहीं, उनके कार्य देखिए, उनके मिलने का तरीका देखिए। उनको एक छोटा सा भी कार्यकर्ता अगर उनको बुलाता है तो घर पे दौड़ी चली जाती हैं। अवस्था भी माने थोड़ा सा है, लेकिन उनका विकास कार्य अगर आप बोलेंगे तो चलिए बताइए, जसरा का ओवर ब्रिज हो, इसको स्वीकृत करवाया। एक मिनट, रेलवे द्वारा 7 बीआरबी अंडरपास 122 करोड़, इलाहाबाद से मिर्जापुर, इलाहाबाद से चारघाट, इलाहाबाद से हलिया से मूरतगंज, ये हाईवे का निर्माण कराया। 1,000 करोड़ रुपए का अटल आवासीय विद्यालय कोराव में खुलवाया। 74 करोड़ का राजकीय इंटर कॉलेज छड़वाड़ा में टोंस पुल पर निर्माण करिए। भाजपा प्रवक्ता के कहना है बहुत कुछ किया। मैं जनता से भी जान लूं, बताइए सर, आप बताइए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर रीता जोशी सांसद हैं और यहाँ से उनके पिताजी विधायक भी रहे, सीएम भी रहे, बहुत काम किया था। रीता जोशी ने क्या अपने नाम को उनके अनुसार सेट कर पाई? देखिए, पिछले 1 महीने से मैं इस क्षेत्र का सर्वे कर रहा हूँ जी, और 5 मुद्दों पे सर्वे किया। थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। जी जी। अपराध पे, महंगाई पे, काम पे, विकास पे, और जो उनका जो स्वच्छता पे। तो हमारे 12,500 हम लोगों ने सैंपलिंग की थी। जी जी सर। जिसमें 70% लोगों ने कहा कि अपराध भी कंट्रोल हुआ है, विकास भी हुआ है, और स्वच्छता पे खासकर ध्यान दिया गया। काम से कितने लोग संतुष्ट? देखिए, होता क्या है कि एक सांसद अपने सांसद निधि से जो कराता है, बाकी जो सेंट्रल की जितनी केवल सांसद नहीं है, उत्तर प्रदेश की एक मंत्री भी रही है, बहुत बड़ी सांसद रही है, मंत्री रही है, लेकिन केंद्र की जो भी योजनाएं होती है वो आती है विकास के लिए, जो हमने सर्वे में देखा है। और आपको आप सर, मैं आ रहा हूँ, बताइए सर, आप बताइए। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने 12 क्षेत्र में विकास की गति बढ़ाई है, जमुना पार में विकास की गति बढ़ाई है। एक जसरा में आरओबी नहीं बन पाया, आरओबी का टेंडर हो गया है, उसका किसान का मुआवजा वितरित होने जा रहा है। ये रहा, सुनिए, यही तेल के लिए जमीन रिफाइनरी के लिए ग्रहण हुआ था, अभी तक चालू नहीं आ रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, रिफाइनरी जो है रिलायंस ने ले रखी है, और वो बहुत जल्द उसमें काम होगा। रीता जोशी काम से संतुष्ट है ना? संतुष्ट है। चलिए, आप संतुष्ट हैं। आप बताइए, वर्तमान सांसद ने 12 के लिए क्या किया है? कुछ नहीं, कहीं के लिए नहीं किया है, पूरे देश में कहीं नहीं काम हो रहा है, केवल देश बेचा जा रहा है, देश बेचा जा रहा है। यही लोग, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब इनकी अकल खुलेगी तो यही लोग मोदी को गाली देंगे। जब इनके लड़के बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, यही लोग गाली देंगे मोदी को, और मोदी झोला उठाएंगे, विदेश निकल जाएंगे। चलिए, ये बात की है, मैं और लोगों से जान लेता हूँ। सर, आप बताइए, आप बहुत उत्सुक है, रीता जोशी जी ने 12 विधानसभा के लिए क्या किया है, या इलाहाबाद लोकसभा के लिए? सांसद निधि जो भी है, कोई भी सांसद या विधायक अपने घर में नहीं रखेगा। जो भी उनको मिला है, 12 में बहुत से विकास किए हैं। हमारे पास लिस्ट नहीं है, पाड़र गांव को खुद गोद लिया है, यही पाड़र गांव को गोद लिया है। तमाम हैंडपंप लगवाई है पूरे क्षेत्र में, कई हैंडपंप। आप बताइए। देखिए, सड़कें
एक मिनट जल्दी जल्दी बोलिए। हम व्यक्ति नहीं, देखिए व्यक्ति नहीं, मेरी पार्टी भाजपा पूरे हिंदुस्तान में काम करी है और उसी क्रम में 12 विधानसभा से लेकर के जमुना पार पूरे संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकाल में, अभी चलिए मैं दिखाऊं, कुराओं का रास्ता बनता है, पुल बन गया, 2 साल में पुल बन गया, ये मंजूर हो गया। चलिए हाँ बताइए, आप डॉक्टर जोशी के काम से कितना संतुष्ट है? जोशी के नहीं, भाजपा के जितने भी लोग रहे हैं सबसे मैं संतुष्ट हूँ। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, मैं इन लोगों से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि सारा विकास कांग्रेस ने किया, सारा विकास समाजवादी ने किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, तो आज मोदी के सामने सारे लोग मिलकर क्यों ताल ठोक रहे हैं? सर भाजपा भी 38 पार्टियों से गठबंधन करके लड़ रही है। काहे? अगर विपक्ष इनका अलग गठबंधन था, ये आज ही गठबंधन के आज यूपीए तो बहुत पुराना है, मनमोहन सिंह के जमाने का है। आज आप बताइए वर्तमान सांसद ने कितना काम किया है? वर्तमान सांसद हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं, बहुत ज्यादा काम नहीं किया। पहले मेरी बात सुनिए, हमारे ये मेजा विधानसभा की बात मैं करता हूँ, वहाँ जो गंगा के पुल पर हम लोगों ने अनशन किया, केशव प्रसाद जी आकर वहाँ उद्घाटन कराए। चलिए ठीक है, मैं और लोगों जल्दी बताइए। हाँ बताइए। हाँ, उन्होंने भीतर घात करके भाजपा विधायक को, मौजूदा विधायक जो नीलम करवरिया थी, उनको चुनाव हरवा दिया रीता बहुगुणा जोशी जी ने। अच्छा, भाजपाइयों ने कांग्रेस से आई है, इनकी कांग्रेसी मानसिकता है। विधानसभा में कुछ काम नहीं किया है। सांसद जी मौजूदा जो है अपने ये तो बड़ा आरोप है। गवर्नमेंट सेंटर में है सर, वो जो गांव गली गली वो विकास कर रही है कि जो जहाँ खपड़ा तो वहाँ मकान बन गया। जी जो ये तो बड़ा आरोप लगा है। हाँ एक मिनट, ये तो बड़ा आरोप लगा है। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट आप एक मिनट रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए। आप तो प्रतिनिधि है सांसद जी के। भाजपा के लोग कह रहे हैं 12 में भीतरघात करके उन्होंने 12 के प्रत्याशी को हरवा दिया। अब विश्वास होगा या तो इनका कुछ ये हकीकत नहीं है। हम इसकी बात नहीं, हकीकत नहीं है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। वो इस तरह की महिला नहीं है, इस तरह की वो सांसद नहीं है, वो लोकप्रिय सांसद है। उन्होंने विकास कार्य की पूरी लंबी लिस्ट दी है। और एक बात बताइए, एक बात सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा सुन लीजिए। बाबा तिवारी रीता जोशी के बहुत व्यक्तिगत लोगों का नाम नहीं लेते, बहुत करीबी माने जाते थे। व्यक्तिगत लोगों का बसपा से चुनाव लड़े, हारने के बाद फिर रीता जोशी के साथ हो गए। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उससे मैं नहीं है, इससे संख्या नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे भाजपा में रह करके भाजपा पार्टी में जब से आई हैं, उन्होंने विकास के अलावा कुछ किया नहीं। विकास के अलावा कुछ नहीं किया। मैडम आप बताइए, आप भी बोल दीजिए, रुक जाइए एक मिनट। मैडम और है, रीता जोशी जी ने बहुत काम किया लोग कह रहे हैं, कितना सहमत है? बिल्कुल नहीं किया। आप बताइए भामा जी। अब देखिए, उन्होंने जितना विकास किया दिख ही रहा है। कितना विकास किया है, वो वोट पाई है केवल अपने पिताजी के नाम पर। अच्छा पिताजी, आप सुनिए मैं बताऊंगा। अगर भाजपा वालों ने कहीं कोई सड़क बनाया, पुल बनाया, कोई एहसान नहीं किया है। आजादी के बाद जब जिसको मौका मिला है, सबने अपनी अपनी क्षमता अनुरूप विकास किया है। लेकिन ये चुनाव होगा संविधान बचाने वालों को, आरक्षण बचाने वालों को, और बचाने के लिए। आप बताइए। अरे यार वो कर देते हो। हाँ बताइए। सारी जमीनें समाजवादी पार्टी में हड़प लीजिए। मैं खुद पीड़ित हूँ। सुन लीजिए, सांसद महोदय के पास जाते हैं तो कहते हैं भू माफिया नहीं है, मैं उसको कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ये कहती थी। आज के जमाने में आज जोशी अभी भी कांग्रेसी मानसिकता की है? नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बताइए। गलत बात जब थी तो थी। अच्छा, जहाँ है वहाँ है। ठीक। जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अपने जो दो मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, अनिल अंबानी के लिए, आप सोचिए इन्होंने रेल बेच दिया। पहले ये जब विपक्ष में बैठते थे तो इन्होंने कहा सरकारी चीजों को नहीं बिकना चाहिए। इन्होंने, आप सोचिए, BSNL को बेच दिया। आप सोचिए चाय बेचने वाला व्यक्ति जो दूध का दाम क्या बढ़ा सकता है, चाय बेचने वाला व्यक्ति क्या मान सकते हैं? आप यही रहिए। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। चारा घोटाला,
ये इसका आप वाला 5 मंत्री उसका अंदर है और ये उसके साथ साड़ू होने जा रहे हैं। मैं आता हूँ आप बताइए। देखिए वर्तमान सांसद के लिए लोग कह रहे बहुत काम किया है। चलिए काम मनोज भाई बहुत ज्यादा किया होता। हाँ। नैनी में एक एक करके सारे कल कारखाने बंद हो गए और सांसद मूक दर्शक बनी देखती नहीं। हाँ। अगर चाहती जैसा कि लोग कहते हैं उनके पिताजी के द्वारा लगाए गए संयंत्र उपक्रम थे, अगर वो चाहती तो वो बचा ले जाती, लेकिन आज उनके पिता द्वारा लगवाए गए संयंत्र बच्चे नहीं है। बताइए वो 2 घंटे बंद हो गए। महंत जी भैया मैंने अपने इन्हीं आंखों से देखा है वो नैनी की फैक्ट्रियां चालू कराने के लिए कितना दौड़ी हैं। हो गई वो इस अवस्था में बिल्कुल चालू हुई है फैक्ट्री। कौन चालू हुई? सुनिए पहले फैक्ट्री चालू हो गई। मेरी बात सुनिए, जब बंद हुई थी किसकी सरकार थी? बंद हुई थी सपा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, सपा की सरकार थी। उन्होंने चालू कराने का कार्य किया है। अगर रीता जी को टिकट नहीं मिला तो ये सीट खो देगी भाजपा। ये देश बेचने की बात करते हैं। आधी जमीन सपा वालों ने वक्फ बोर्ड को सौंप दिया, सारी जमीन वक्फ बोर्ड है। चलिए एक लोग बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ शंकरगढ़ में सन 1978 के बाद आप समझ लीजिए गौरा से पाइपलाइन बहुगुणा जी ने बिछवाई थी और फिर दोबारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य माननीय रीता बहुगुणा जोशी ने किया है। चलिए और किसी ने नहीं किया। चलिए अब एक बिजली को आपने चौपट कर दी थी। एक मिनट आ रहा हूँ। आज के जमाने में पूरा प्रदेश बहाल है। मैं आ रहा हूँ। देखिए एक मिनट प्लीज 12 घंटे बिजली आज के जमाने में इन्होंने कितनी वैकेंसियां लाई है? चलिए बैठिए भाई, बैठिए। देखिए मैं देखिए प्रोग्राम बहुत लंबा होता जा रहा है। हमारी सांसद सुन लीजिए, बैठ जाइए सर, अभी प्रोग्राम बहुत लंबा होता जा रहा है। देखिए हेलो, अरे नेताजी प्लीज सर, नेताजी बैठिए। सर डिबेट आप करा रहे हैं। डिबेट पहले इनको बता दिए डिबेट कैसे होता है। सर बैठिए, आप प्लीज बैठिए। हाँ देखिए लोकल विधायक देखिए बैठिए। 1 मिनट भाई, शांत रहिए सर, शांत रहिए सर प्लीज। देखिए 12 विधानसभा में पावर प्लांट भी है, 12 विधानसभा में पावर प्लांट भी है। जेपी की एक फैक्ट्री भी थी, शायद बंद हो गई है। मैं 12 विधानसभा के बारे में बात करना चाहता हूँ। 12 विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल इस गठबंधन से 89,203 वोट मिला था वाचस्पति जी को। सपा से अजय मुन्ना को 76,679 वोट मिला था और बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर अजय को 22,119 वोट मिला था। टोटल 12,504 वोट से अपना दल यश जीती थी। मैं अपना दल यश विधायक के कामों पर निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। बताइए भाजपा कितना काम किया? कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। खैर बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा समय देना चाहिए समीक्षा के लिए। लेकिन मनोज जी इतना कहना चाहते हैं, हम एक मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं आप लोगों का। मुद्दा ये है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिनों पहले जो है वो भाजपा ने कहा कि हम किसानों के कृषि विद्युत बिल को माफ करेंगे। हाँ कहा भी माफ तो किया, कहाँ किया? बिल आने वाला है। नहीं कतई सारे बिल आ रहे हैं, कतई कोई माफी नहीं हुई। चलिए आप 12 के रहने वाले हैं। 12 विधायक से कितना संतुष्ट हैं? 12 विधायक से 1 पैसा संतुष्ट नहीं है। 12 विधायक जी जाकर के कौशाम्बी में बस गए हैं। हाँ। उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया। जनता अगर मैं फोन लगाती है तो बोलते हैं मैं कौशाम्बी में हूँ, प्रयागराज में हूँ, हफ्ते में 1 दिन आऊंगा, उस दिन भी आते रहे और जनता की समस्या को नहीं सुनते। किसानों की इतनी गंभीर समस्या है, किसानों की समस्या नहीं सुनते। बताइए 12 विधायक तो ये विपक्ष इनको कहना पड़ेगा, ये कहेंगे। लेकिन भूपेन 12 का विधायक हर हफ्ते में 2 दिन
अपने विद्यालय कार्यालय में आकर के सभी कार्यकर्ताओं को सबको बुलाते हैं, सबकी जन सुनवाई करते हैं, काम कर रहे हैं। सर बताइए 12 विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है? 12 विधायक बराबर जो है 12 में आना जाना बना रखे हैं, आते जाते हैं। अब योजनाओं के नाम पर वही जो उनके पास निधि होता है उसी निधि से विकास की योजनाएं हैं। और अभी सर आप बताइए 12 विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट है 12 विधायक कामों। आप बताइए सर 12 विधायक कामों से कितना संतुष्ट है? हम लोग आप बताइए सर कुछ किया है उन्होंने? किसने? 12 विधायक ने 12 विधायक जो भी होता है वो सब अच्छा ही काम कर रहे हैं सब। बताइए हमारी 12 विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है? असंतुष्ट है, असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं। एक भी काम बताइए जो नहीं करेंगे। बेरोजगारी महंगाई नहीं करेंगे। 12 विधायक के काम से कितना संतुष्ट है? एक भी नहीं संतुष्ट। चलिए मैं इधर बैठे हुए लोगों से नहीं मुलाकात कर पा रहा हूँ। सर आप बताइए 12 विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है? 12 विधायक और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विरोधियों को कुछ और जो आप यहाँ टोपी लगाए लोगों को आगे बिठा के राय ले रहे हैं, ये पत्रकारिता के लिए ये हमने नहीं बैठा है, लोग अपने आप बैठे हैं। टोपी आम जनता से आप करिए। आपके पास आया हूँ ना, आप बताइए 12 विधायक ने क्या क्या काम किया? बहुत अच्छा में कुछ काम बताइए। सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर, जब आदमी का जन्म और जीवन सुरक्षित रहेगा तो वो विकास के लिए सोचेगा, अच्छा भी हो सोचेगा। चलिए भाजपा विकास कर रही है, आप बताइए। आप लोगों ने तो बड़ा बात कह दिया कि रीता जोशी ने हरवा दिया था। ये कांग्रेस से आई थी, गद्दारी करने ये बताइए सभा में जा रही है, अभी सभा में जा रही है, अभी यहाँ जाएंगे तब। आप ये बताइए 12 विधायक कामों से कितना संतुष्ट है? 12 विधायक ठीक है। चलिए आप बताइए भाई 12 विधायक के कामों से कितना संतुष्ट? भाई 12 विधायक का काम बिल्कुल सही है। मुझको ये बताइए इसके पहले जो भी विधायक रहा हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कितने दिन वो 12 में आके बैठा है और जनता की जन सुनवाई किया है? भाजपा 12 विधायक भाजपा के थे। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाजपा थे, उसके पहले क्या थे? एक सेकंड इधर आइए। जब आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट करिए। बताइए हफ्ते में 2 दिन वो अपने एमबीबी विद्यालय में आते हैं, लोगों की जन सुनवाई करते हैं, समस्या सुनते हैं, समस्या का निराकरण होता है। आप अभी तुरंत फोन करिए, कोई भी बात वो तुरंत अधिकारी को बात करते हैं। रही बात आपकी बीजेपी की, बीजेपी में जो काम कर लिया है वो कोई सरकार कर नहीं सकती। छपा है, आप कह रहे हैं नैनी की बात, नैनी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस वाले खड़े हैं, वो नैनी की फैक्ट्री कब बंद हुई थी? कांग्रेस के समय में बंद हुई थी कि सभा के समय में बंद हुई थी? मुद्दा यही है। समस्त विकास शासन की नीतियों पर निर्धारित होता है। आप जो है एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि जो शासन की नीति बनती है उसी के आधार पर जो है वो चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो शासन की नीतियों पर काम करता है। बहुत वरिष्ठ होता है, वो अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ ले भी आता है। हाँ, ले आया रीता जोशी 300 करोड़ रुपए जो है रीता जी ले आई है। सिरसा से हरिया वाला पुल बन गया, बन रहे हैं, उसका भी नंबर आएगा। मैं आता हूँ रुक जाइए। चलिए भाई देखिए अब हो गई बड़ी बात। दल की वजह से आप मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी? आपका सबसे ज्यादा अरे जनता बहुत है। जनता तो है ही है। जनता के बल पे मोदी जी पूरे विश्व में राज्य कर रहे हैं, एक नहीं विश्व में। और एक चीज ये मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर में हम बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने बोया था हम फसल सहित काट के भेज देंगे। उन्होंने 2022 के घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम किसानों का विद्युत बिल माफ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 1.5 साल बीत गया, क्या योगी जी सो रहे हैं? अभी भी योगी सब जान रहे हैं। देखिए मेरा देखिए देखिए ये सच है कि संकल्प पत्र 2022 में भाजपा ने ये घोषणा, पेज नंबर बता दूंगा अगर आप कहेंगे, ये घोषणा किया था
कि कृषि विद्युत बिल माफ करेंगे, पूरा माफ कर देंगे। आप पता कर लीजिए, बिल आ रहा है, अगल बगल लोग खड़े आ रहे हैं। चलिए लोकल सवाल। तिवारी जी, माननीय मोदी जी, अभी जब चुनाव आ जाएगा तो भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, भारत चाइना की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे। अगर राष्ट्र में रहना है तो राष्ट्र की बात करेंगे, मजबूत होंगे। और जिसको राष्ट्र की चिंता नहीं है ना, वो सिर्फ पेट ठीक है, नहीं। ठीक है। देखिए अब देखिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए प्लीज देखिए, अरे बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, एक मिनट। देखिए अब सबसे बड़ा मुद्दा, अब सबसे बड़ा, सब सुनिए, आपको फ्री करना, एक मिनट बिंद जी, आपको शिक्षा फ्री कर दो। पहले ये बताओ, देखिए आपका कार्यक्रम, एक मिनट सर प्लीज, देखिए कार्यक्रम, एक मिनट बिंद जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, बैठ जाइए प्लीज। देखिए मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं। कार्यक्रम का नाम है आपका सांसद कौन। मैं पहले कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से योगेश शुक्ला पिछली बार चुनाव लड़े थे, 31,000 वोट पाए थे, फिर वो जो है पलट के भाजपा में चले गए हैं। आज कांग्रेस के 2-3 दावेदार हैं, जिसमें डॉक्टर सत्या पांडे और विजय मिश्रा का नाम आ रहा है। इंडिया गठबंधन में पार्टी है क्या? 31,000 वोट पाने वाले के पास सीट जाएगी या 3,10,000 पाने वाले? मनोज जी बदल चुकी हैं। 31,000 की बात नहीं है, बात आप खुद ही इंडिया की कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे सत्या जी बहुत बेहतर प्रत्याशी साबित होंगी। समय का इंतजार करिए, समय आने दीजिए। चलिए, कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैं समाजवादी पार्टी से बात करना, एक मिनट यार, ये क्या है? व्हाट इज दिस? प्रोग्राम बनाने देंगे कि नहीं? हाँ, समाजवादी बात कर ले, अभी भाजपा पूछेंगे तो बताइएगा। समाजवादी पार्टी से संदीप पटेल और एक नाम उज्जवल रमन सिंह का आता है, लेकिन कभी कभी के पेपरों में खबर आती है को तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से कौन होगा प्रत्याशी? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, और ये गठबंधन तय करेगा, ये हम नहीं तय करेंगे। लेकिन जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो हम लड़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, सड़क और पानी पे यही हमारा मुद्दा होगा। मेरा ये सांसद जी हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं बार बार चेहरे के कांग्रेस ने घोषित कर दिया डॉक्टर सत्या पांडे को। नहीं, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित करेंगे। ये ऊपर का निर्णय है। हम लोग, हम कार्यकर्ता है उज्जवल रमन या संदीप पटेल, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये समाजवादी पार्टी तो ज्यादा वर्तमान सांसद भी आ सकती है। शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। अच्छा, आप कह रहे थे वर्तमान सांसद के काम से संतुष्ट नहीं है। अगर सपा टिकट दे देगी तो वोट देंगे। तिवारी जी, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तिवारी, चलिए, सपा में भी कहना है कि गठबंधन तय करेगा। आप बताइए, आप सपा के सपोर्टर हैं, आप किसको चाहते हैं कि जो है सांसद प्रत्याशी बने? देखिए, जब से कुंवर रेवती रमन सिंह जी का प्रतिनिधित्व यहाँ से खत्म हुआ है, फिलहाल 2 पंचवर्षीय योजना से, तब से यहाँ का विकास रुक सा गया है। इसलिए पूरे जमुना पार के संपूर्ण विकास के लिए कुंवर रेवती रमन सिंह जी या उज्जवल रमन सिंह जी बहुत जरूरी है। अभी उन्होंने कहा है कि अगर ऑफर आएगा भाजपा में चले जाएंगे। देखिए, वो जवाब देंगे। हम अगर वो, देखिए, हम नहीं कह सकते, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर भाजपा में चले जाएंगे तो हम कुंवर रेवती रमन सिंह जी का सपोर्टर हैं, उज्जवल रमन सिंह जी का सपोर्टर हैं। उज्जवल रमन सिंह जी जहां रहेंगे, कुंवर रेवती रमन सिंह जी जहां रहेंगे, हम वहां रहेंगे। तब आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं, मुझे 2 साल हो गया। तब आप, मैं कुंवर रेवती रमन सिंह जी का प्रतिनिधि हूं, मैं उज्जवल रमन सिंह जी का प्रतिनिधि हूं। और चलिए, सपा के लोग यहाँ बैठे हैं। रामा जी, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी से इलाहाबाद लोकसभा से कौन चेहरा होगा?
देखिए ये निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे गठबंधन का होगा, लेकिन जिसे भी वो यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे उसको हम जिता कर भेजेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। राजू भाई आप बताइए, समाजवादी पार्टी का कौन होगा? देखिए हमारा गठबंधन तय करेगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन तय करेगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से सांसद रीता जोशी जी हैं, एक मिनट सुन लीजिए। अखिलेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद डॉक्टर रीता जोशी जी हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लड़के के लिए टिकट मांग रही थी और वो कह चुकी थी कि हम जो है अगला लोकसभा नहीं लड़ेंगे। मांगना उनका अधिकार है, ठीक सकती है, वो कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था हर व्यक्ति, ये नहीं है कि भाई बाप, ये नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी एक किसी की बाप की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये तय करेगी, संसदीय बोर्ड तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। और माननीय रीता जोशी जी वर्तमान की सांसद हैं, अभी हम लोग उन्हीं को मान को चल रहे हैं। पार्टी का क्या निर्णय होता है ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर रीता जोशी का विकल्प पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं 4-5 नाम लूंगा, आप बताइए। जी बताइए। डॉक्टर बीके सिंह, विदुप अग्रहरी, या डॉक्टर संगम मिश्रा, या फिर नीलम करवरिया, इन सब में से कौन हो सकता है? कोई नाम जो है, कोई नाम हम नहीं ले सकते। पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। ठीक है, आप बताइए सर, अगर रीता जोशी नहीं तो कौन? डॉक्टर बीके सिंह, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जैसा जमुना पार का गौरव है कि डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी न उनके पद का, न उनके कद का, न उनके हद का, ऐसा कोई नहीं है सर। रीता जोशी का अगर यहाँ से सीट निकाल सकती है तो माननीय नीलम करवरिया जी ही रीता, और दूसरा कोई निकाल नहीं पाएगा। देखिए, अगर मेरी पार्टी सांसद को बदलती है तो हम कहेंगे कि नीलम करवरिया को टिकट मिले। आप बताइए सर, अगर विकल्प रीता जी का होता है तो कौन होना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि डॉक्टर बीके सिंह यहाँ से प्रत्याशी बने। अच्छा, आप बताइए सर। नीलम करवरिया टिकट। चलिए, अगर भाजपा का विकल्प खोजा जाए तो किसको? नीलम करवरिया। नीलम करवरिया सर, नीलम करवरिया। हमारी सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी जो है जितना विकास कार्य किया है उन्होंने, उसके अलावा अगर पार्टी ने किसी को भी टिकट दिया तो ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ तो वोटर आप दूसरी पार्टी में नहीं। अच्छा, चलिए, यहाँ कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रीता जोशी जी को चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो नीलम करवरिया जी को चाहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ से अगर कोई सांसद बनेगा तो विदुप अग्रहरी जी करेंगे। यहाँ के उनके पिता भी सांसद बन चुके हैं एवं नाम लेता है अग्रहरी बन सकते हैं ना। हम विधानसभा के भूमि से चाहते हैं, श्यामा चाहे ईमानदारी के साथ काम किए हैं, कोई सांसद नहीं किए हैं। यहाँ से अगर सांसद बनेगी विदुप अग्रहरी बनेगी, श्यामा दो नाम में सर्वे कर लो। अगर सांसद रीता जोशी जी को टिकट दिया तो भाजपा बहुत बुरी तरह हार जाए। अपने काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ 12 में तो अजीब स्थिति है, 12 में अजीब स्थिति है। डॉक्टर संगठन में काम करे हैं रीता को लिस्ट दे, बताओ। ठीक है, एक सेकंड बताओ, मैं आप लोग बैठिए। यहाँ जितने बैठे भाजपाई है 2 मिनट में उनका हश्र जो हुआ वही हश्र एनडीए का होगा, जान लीजिए। ये एक प्रत्याशी की आवाज आपके निर्णय पे नीलम नहीं जीतेगी, भाजपाइयों के दम पर नीलम जीतेगी, समाजवादियों का।
देखिए सर, हमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यकर्ता बोल रहा है, हो सकता है वो उनकी मांग हो, ठीक है, मांगना चाहिए, हक है। और अगर किसी को जितने नाम आप सोचे न होंगे, किसी को कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल पे ये कार्यकर्ता जान ये सवाल मैं पूछूंगा कि अगर नीलम करवरिया को भी टिकट नहीं मिला तो जो नीलम करवरिया के सपोर्टर है कहाँ जाएंगे? नोटा दबा देंगे, नोटा दबा देंगे, नोटा दबा देंगे, नोटा दबा देंगे। नीलम करवरिया चलिए। देखिए, व्यापारी नेता विरूप अग्रहरी हैं, व्यापारियों की उपेक्षा नहीं होगी, व्यापारी सारे लोग भाजपा के साथ हैं, विरूप अग्रहरी को। हाँ ठीक है। देखिए, करवरिया को टिकट क्यों मिलेगा ये आपने किसी से नहीं पूछा। 12 की जो विधानसभा थी, बीजेपी जब पूरे मंडल में कहीं बीजेपी के मतलब कोई भी एक भी सीट नहीं थी, उदय भान करवरिया ने 2 बार 10 साल जिस तरह पीएसपी का एक घोर अन्याय होता, ददुआ और जो लोगों ने कहा मोहर लगे कि हाथी पे नहीं गोली चलेगी छाती पे, उस समय उदय भान करवरिया ने एक बीजेपी का झंडा चल के किया है, मेजा में उन्होंने किया है, कोई कमी नहीं है। जो ये सपा वाले आते कहते हैं ना, मात्र एक नाम से बौखला गए, मात्र एक नाम से बौखला गए। संदीप पटेल ने मेजा में उनको पटखरी देने का काम किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने। सही बात है, सही बात है। संदीप पटेल ने पटखरी दी है, लेकिन संदीप पटेल का क्या हक हुआ जब उन्होंने उदय भान के खिलाफ लड़ा था? तो आप उधर चलिए, रीता है हरा भाई, सर बताइए। हाँ देखिए, आप बैठ जाइए, दूसरों को भी सुनिए। माननीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी पुनः चुनाव जीतने जा रही है। सुन लीजिए, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी पुनः चुनाव जीतने जा रही है। और उनके कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं हुई है, सारे क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ाई है। अगर रीता बहुगुणा जी को टिकट नहीं मिलेगी तो सीट खो देगी प्रयागराज। रीता बहुगुणा जोशी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है, एक मिनट। जैसा कि लोगों ने रीता जोशी को तो रिजेक्ट कर दिया, आप बताइए यहाँ से सांसद प्रत्याशी कौन होगा भाजपा का? देखिए, आप ये जमुना पार की धरती है, और जमुना पार की धरती में अगर किसी ने विकास किया है वो कुंवर रेवती रमन सिंह ने किया है। आज चाहे जितने लोग हल्ला मचा रहे हों, पूरे जमुना पार में किसी ने विकास किया है, कुंवर रेवती रमन सिंह ने किया है। चलिए भाई, अरे यार बैठिए आप लोग, सब बैठिए लोगों को मेरा अगला प्रसाद मिला है कुछ लोगों को, भाई ये क्या है? बैठो भैया, कुछ गिने लोग हैं मेरा अंतिम सवाल देखिए, बारह की जनता बहुत शालीन है, बारह की जनता बहुत शालीन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम पर सब लड़ रहे हैं। मेरा अंतिम, अरे बहुत बार आया गया, आपके कहने पर बहुत बार आया गया, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री पद का चेहरा 2024 में कौन होगा, आप बताइए। देखिए कांग्रेस, देखिए ऐसा है
अभी तो ये इंडिया गठबंधन तय करेगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन एज ए कांग्रेसी हमारी ये मांग है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और निश्चित तौर पर हमारी मांग। आप बताइए सपा की तरफ से कांग्रेस प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, हम लोगों की मांग है। लेकिन ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि ये चेहरा किसका होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2024 में बढ़िया बिस्तर बन गया है। ये अपने बारातियों का ये दूल्हे का नाम नहीं बता सकते, ये इनकी मजबूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ स्पष्ट है देश विदेश। अरे क्या बात है, मोदी 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 चलिए भैया जल्दी बताइए चेहरा कौन होगा पीएम का? पीएम के मोदी, वो कह रहे हैं मोदी, ये बताइए कि वो उसमें कब जाएंगे, जैसे आडवाणी वाली श्रेणी में कब मोदी जाएंगे, पहले ये उम्र हो जाएगी तब। चलो आओ इधर आओ, देखो भाई अखिलेश बैठो, आप अखिलेश आप बैठो। चलिए मेरा भाई जाइए, मेरा अंतिम सवाल अरे भाई समय दिया, क्या बात करते हैं, बताइए क्या बोलना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है, बताइए पीएम फेस कौन होगा? हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, एक एक से नेतृत्व है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार। प्रधानमंत्री का चेहरा कोई मुद्दा नहीं है, देश बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी देश बेच रहे हैं और जो इंडिया के लोग हैं देश बचाने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी फिर आ गए तो देश बेच के झोला लेके चले जाएंगे। सबसे पहले तो भाजपा वालों को मोदी को रोकना पड़ेगा कि झोला लेके विदेश में निकल जाए। चलिए मोदी जी को रोकना पड़ेगा। मेरा अंतिम सवाल सर, देखिए इन्होंने कहा मोदी देश बेच रहे हैं, इन्हें भूल रहे हैं कि आज मेरा हिंदुस्तान पूरे विश्व का गुरु बनने जा रहा है। जो अमेरिका देखिए और आप प्रवक्ता क्यों बैठाए हैं? ये जिस नाम पर कह रहे हैं देश विश्व गुरु बन रहा है, इनके देश के प्रधानमंत्री और इनके देश के जिन्होंने देश का मालिक बना रखा, उनकी बीवी अभी विदेश गई थी, उन्होंने भी कहा मैं बुद्ध के देश से आई हूँ, बुद्ध के देश से आई। सभामा जी, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा हमारा इंडिया जो गठबंधन है, आपस में जब ये आपस में तय हो जाएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक, आप बताइए सर पीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं? अभी तो पीएम कोई चेहरा क्लियर नहीं हुआ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे सर्वमान्य होगा। चलिए मेरा एक सवाल बस हो गया, मेरा अंतिम सवाल। तिवारी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मुद्दा क्या होगा? क्या भ्रष्टाचार दूर हो गया? क्या चलिए बहुत बातें हो गई। सर ये बताइए प्रधानमंत्री के बारे में भी तो आपने सर्वे किया होगा भाई। देखिए जो इंडिया गठबंधन है, हाँ, उसमें तो कुछ तय नहीं है, लेकिन जो इंडिया है उसमें तय है। रही बात सांसद की, ये पब्लिक तय नहीं करती कौन सांसद होगा, हाँ, पार्टी तय करती है। तो और अभी यमुना क्षेत्र में हमारे पास 5 नाम है, 5 नाम। एक पहले नंबर पर आचार्य हरकृष्ण शुक्ल जो कि 11 महीने से घूम रहे हैं। दूसरा नाम रीता बहुगुणा ज्योति, तीसरा नीलम करवरिया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस तरह तमाम नाम है। एक घंटा नहीं करता। सर लास्ट सवाल, लास्ट अंतिम सवाल पब्लिक से नहीं हो गया। अंतिम सवाल पब्लिक से तो देख लीजिए, हटो भामा शुक्ला जी को सामने से। आप बताइए सदभामा जी और सभी लोग, 2024 में बदलाव होगा या नहीं होगा? चलिए आज हम लोग 12 विधानसभा में थे। 12 विधानसभा की शांति में आवाम हमारे साथ थी, जिन्होंने अपने अपने राय दिए
और कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से विदु पगरहरी का भी नाम लिया, रीता जोशी का भी नाम लिया और नीलम करवरिया जी का भी नाम लिया, बीके सिंह का जी पे नाम लिया। एनडीए गठबंधन में अभी तय नहीं है कि कौन होगा प्रत्याशी। कांग्रेस ने डॉक्टर सत्या पांडे जी को एक अच्छा प्रत्याशी बताया है। इंडिया गठबंधन बता रहा है कि समय आने पर उनका प्रत्याशी घोषित होगा। हमारा अगला कार्यक्रम करछना में होगा। आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।